the important element of the federal constitution, power division between center and unit and dual government formation. यही है, clear? Without cooperation between center and unit, there is no achievement of the constitutional object. Clear? अब यहां पर भारत के संविधान का ऑब्जेक्ट था सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, लोकतंत्र। क्लियर? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम 73 इयर्स ओल्ड, ये ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। आप कहेंगे नहीं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हो गया। 2011 21 ईयर ओल्ड, यूपीएससी की तैयारी की, 32 साल के बाद रिजल्ट मिल गया, सिलेक्शन नहीं है, तो तुम क्या, हम तुमको सक्सेस कहेंगे? सिलेक्शन नहीं हुआ। आज मान लो कि इस 32 साल में सिलेक्शन हो गया, तो तुम क्या कहोगी? सक्सेस हो गया, जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। ठीक, अब इसको पूरे तरीके से समझिएगा। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, ठीक, ये स्ट्रक्चर है सबका 95, परंपरागत भारतीय समाज। नहीं, अगर लॉजिकल बात करेंगे तो कोई हम गलत नहीं बोल रहे, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है उनसे, लेकिन मैं जो बात करूंगा तो ट्रेडिशनल इंडिया एनिमीज कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड सोसाइटी। इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो सोशल स्टेटस था वह किनशिप बेस्ड था। किनशिप बेस्ड, किनशिप समझे? रक्त संबंध पर, जन्म पर, एनिमीज ब्लड रिलेशन पर, यानी जिस कुल में पैदा हुए हैं उसी कुल से हमारा सोशल स्टेटस बनता था। क्लियर? इसको कहा जाता है किनशिप, यानी रक्त संबंध। और उस किनशिप बेस पर अगर सोशल स्टेटस बनता था तो किसी भी व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा जो भी प्राप्त होती थी वह उसके बाई बर्थ होती थी या उसके जन्म पर होती थी, ठीक, कर्म पर नहीं होती थी। ठीक, एक समाज का उच्च जाति का व्यक्ति, चाहे वह बाबू साहब हो चाहे वह पंडित जी हो, निकृष्टतम से निकृष्टतम काम करते हैं, फिर भी समाज में उन्हें प्रतिष्ठा का माहौल दिया जाता है क्योंकि वो उच्च कुल में पैदा हुए हैं। और एक समाज का निम्न जाति का व्यक्ति, निम्न कुल का व्यक्ति समाज में चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, उसके साथ समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा निम्न स्थित, क्योंकि वो निम्न कुल का पैदा हुआ है। ये कहां का न्याय है? सही है? किसी भी व्यक्ति, जैसे जस्ट लाइक हमारा आप लोग का सिलेक्शन होगा तो आप लोग का सिलेक्शन आपके ब्लड रिलेशन पर नहीं हो रहा है। आपका सोशल स्टेटस जो मेंटेन होगा वह सोशल स्टेटस आपके कर्म पर हो रहा है, आपके परफॉर्मेंस पर हो रहा है। इसमें ब्लड रिलेशन या किनशिप का कोई रोल नहीं है कि नहीं? तो अगर किसी भी व्यक्ति का संबंध अगर कर्म पर है तो समाज में जानते हैं क्या होगा? यानी परफॉर्मेंस बेस्ड, दैट इज द गेन ऑफ द सोशल स्टेटस एंड सोसाइटी इज द कॉम्पिटिटिव। अगर किसी व्यक्ति को परफॉर्मेंस के बेस पर सोशल स्टेटस मिलना शुरू हो जाए समाज में, जानते हैं क्या? समाज में जो लोग हैं वे लोग अच्छे से अच्छे कर्म करने का प्रोत्साहन होगा और समाज में स्टेटस बनेगा। ये एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो इंडियन सोसाइटी जो थी वो 1950 में सोशल एंड इकोनॉमिकल रूप से डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी थी। तो अगर डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी है तो अनटचेबिलिटी भी होगी, एक्सप्लॉयटेशन भी होगा,
बेगर्स भी होंगे, होंगे कि नहीं? यानी दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी। ठीक, अब अगर ये ट्रेडिशनल सोसाइटी, इनके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी मेजर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, तो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का अगर इश्यूज है तो इसी पर्पज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया। इसी, आप खुद देख लीजिए, ये सेंटेंस है आपके सामने पड़ा है कि जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, है कि नहीं? तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैन-मेड डॉक्यूमेंट है, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैन-मेड डॉक्यूमेंट, तो ऑब्जेक्ट तो यही होगा ना, पर्पस तो यही होगा। और ये पर्पज अगर पूरा नहीं हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेल्योर कहेंगे, लेकिन हम फेल्योर नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। पहली बात, क्यों नहीं कहेंगे? आफ्टर फ्रीडम द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, लगभग 1200 वर्षों तक भारत के ऊपर जब फॉरेनर जो रूल किए हैं, उससे भारत की इकोनॉमिकल पोजीशन क्या थी? बहुत कम। इसलिए भारत के पास जो रिसोर्सेज थे, वह रिसोर्सेज क्या थे? बहुत लिमिटेड थे, बहुत सीमित थे। ठीक, दूसरी बात, हमारे पास टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल भी नहीं था, और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम था भारत के सामने खड़ा हो गया, वह है 1948 का इंडिया पाक वार। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भारत की सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा बर्डन आ गया था, क्योंकि पीओके उसी समय आ गया। अब इस स्थिति में सरकार के पास भारत की सुरक्षा, और अगर सरकार भारत की सुरक्षा को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो भारत की सॉवरेन पोजीशन कहां गई? ये वाली, ये खतरे में आ रही थी। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद 73 साल में हम सोशल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन में कमी लाए हैं और 90-50 की पोजीशन से हम ऊपर उठे हैं, तो हम फेल्योर कहां हुए? जैसे जस्ट लाइक 21 साल के उम्र में तैयारी शुरू की है यूपीएससी की, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आरओ में हो गया, तो हम फेल कहां हुए? क्यों मनीष? है, ये भी तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सोर्सेज क्या थे? लिमिटेड थे। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके हमने सोशल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन की पोजीशन को क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक, अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज, सोशल स्टेटस खत्म। ठीक, पहले क्या होता था कि उच्च कुल और निम्न कुल के बीच बहुत लंबी रेखा थी, वह धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई। एक ही साथ पंगत में बैठकर खाना खाते हैं, एक ही साथ बफर लंच में या डिनर में बैठ के, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी, वह डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? खत्म हो गई। तो जो विषमताएं थी, जो असमानताएं थी, जो अनइक्वलिटी थी, वह कम हो रही है। तो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम साउंड हो रहा है कि नहीं? साउंड हो रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्योर हो गया। दाल भात रोटी मिल रही है, घी भले न मिले तो पेट भर रहा है कि नहीं? ये डेवलपमेंट कम है? पहले दाल भात रोटी भी नहीं मिल रही थी, अब तुम चाह रही हो कि एक ही बार इतना डेवलपमेंट हो जाए कि खाना मशरूम पनीर का है। आज भारत में कितने लोग हैं मरते के बराबर? कितने लोग गांव का गांव साफ हो जाता मरीज से। अगर भारत डेवलपमेंट नहीं किया होता, कोविड पेंडेमिक में
लगभग 25 to 30% पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है। अरे तो पत्थर खाता है पच जाता है तो क्या होगा? है कि नहीं? तो ये पोजीशन है, ये चीजें। इसलिए कभी ये क्वेश्चन अगर राइज होता है कि क्या जिस ऑब्जेक्ट को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया, क्या वह ऑब्जेक्ट टोटली अचीव हो सका? आप सीधे के टोटली 100% अचीव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम टोटली फेल्योर भी नहीं है, नहीं हो सकता है। हाँ भाई 90-50 के पोजीशन को लेकर हम पैटर्न देख रहे हैं ना, तो जो 90-50 में जो पोजीशन थी और आज की जो पोजीशन, उसमें कमी आई है कि नहीं? तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज की, जैसे मान लो कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से तैयारी यूपीएससी की शुरू की है, आरओ हो गए, तो आपकी प्रशंसा की जाएगी ना कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से कलेक्शन तो हो गया, है कि नहीं? तो 90-50 की जो इकोनॉमिकल पोजीशन थी, वह इकोनॉमिकल पोजीशन कैसी है और आज की जो इकोनॉमिकल पोजीशन कैसी है, वह एकदम अलग अलग। हाँ, तो जितना हम डीपीएसपी को लागू करते गए, उतना ही 21 का एरिया बढ़ता चला गया, क्योंकि सोशल एंड इकोनॉमिकल जो पोजीशन है वो लाइफ को रिलेट करती है। सोशल एंड इकोनॉमिकल पोजीशन किसको रिलेट कर रही है? लाइफ को। और लाइफ, इसीलिए जितने भी डीपीएस के प्रिंसिपल आ रहे हैं वह सब 21 में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक पोजीशन में बताता हूं, एकदम कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लाइफ। व्हाट इज द लाइफ? जीवन क्या है? जीवन क्या है? जो जी रहे हैं, ठीक है, जो जी रहे हैं वो लाइफ है। डेथ क्या है? डेथ है। ये कौन डिफाइन करेगा कब जी रही है कब मर रही है? नहीं, तुम्हारा डायमेंशन अगर आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ना, तो उस अपना वर्डिक्ट बदल देगा। समझ रहे हो? तो जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? तो संविधान भी तो एक लॉ ही है। जीवन क्या है जी? जीवन नहीं मालूम है? अब नहीं, कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर तुम लोगों ने जीवन की डेफिनेशन बताई, एक मिनट, तुम लोगों ने जो जीवन की डेफिनेशन की, जो चल रहा है वो जीवन, जो खा पी रहे हैं, तो तुम्हारे और पशु में क्या डेफिनेशन, क्या डिफरेंस है? वो भी चल रहा है, वो भी खा पी रहा है, हाँ, उसके पास भी जीवन है। हाँ, जीवन का मतलब जीवन का कोई सिंगल डायमेंशन, लाइफ इज द मल्टी डायमेंशन। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक व्यक्ति है, वो उसका एक आंख नहीं है, आप उसे व्यक्ति क्यों नहीं कहते? क्यों कहते हैं फिजिकली हैंडिकेप्ड? एंड दैट पर्सन इज फिजिकली इनकम्प्लीट पर्सन, यही है ना? क्यों इनकम्प्लीट? क्यों नहीं उसे व्यक्ति कहते हैं? और तमाम तरह के उस तरह के भाषा यूज किए जाते हैं जिसके बारे में उसका सोशल स्टेटस क्या है। बस एक चीज, यहां तक कुछ नहीं, एक व्यक्ति है, उसके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, फिर भी उसे व्यक्ति नहीं कहते, उसे दूसरा नाम देते हैं, छांगुर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों नहीं व्यक्ति कहते हैं? उस वर्ड्स को बोलकर उसके इनकम्प्लीटनेस को क्यों हम प्रमोट करते हैं? इसका मतलब है कि मिठाई को मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया कि कोई भी मिठाई, अच्छी मिठाई तभी बनेगी जब उसके जितने भी कंपोनेंट हैं सभी अच्छे हो। कोई भी लाइफ तभी अच्छी होगी जब लाइफ को रिलेट करने वाले जितने भी डायमेंशन होंगे सब अच्छे होंगे। इसलिए जीवन का मतलब सिर्फ जीवन जीना नहीं है, वह काम तो जानवर भी करता है। जीवन का मतलब प्रॉस्परस लाइफ है, गरिमापूर्ण जीवन जीना है। और इसी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति ने अपने सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम का फॉर्मेशन की। ठीक, दूसरा डायमेंशन। अब प्रॉस्परस लाइफ जीना है, तो प्रॉस्परस लाइफ यानी लाइफ का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉस्परस लाइफ। प्रॉस्परस लाइफ इक्वल टू गरिमापूर्ण जीवन। क्लियर?
और इस गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमको हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए। क्लियर? और इस समय अर्बन एरिया में जो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, वो हेल्दी एनवायरनमेंट कहाँ है? और हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है तो कहाँ पे प्रॉस्परस लाइफ है? और यही कारण है कि 2021 और 2022 में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि दीपावली के फेस्टिवल पर लोगों को पटाखे छोड़ने पर बैन कर दिए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आती है एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु स्टेट 1996, और उसमें इसने कहा एक ही कि अगर रेजिडेंशियल एरिया में जो तड़ाक पड़ाक वाली जो हॉर्न लगवाए जाते हैं का यूज बंद किया जाए। देखते हैं ना, कोई भी लाउड स्पीकर का यूज उतना ही किया जाए जितना 10 डेसिबल से अधिक ना हो। और यही रीजन था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में मंदिर और मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर को हटा 10 डेसिबल से, और ये कहा कि आपको अगर बजाना है तो बजाइए, लेकिन आपकी वह वॉइस कैंपस, अब बताइए सरकार गलत कहाँ है कि नहीं? लेकिन डीजे का इम्पैक्ट है ना। तो ये चीज, अब अगर लाइफ प्रॉस्परस है तो डेथ भी प्रॉस्परस होते। विदाउट डेथ देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, और विदाउट लाइफ देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ। इसीलिए अननोन डेड बॉडी, समझ रहे हो, अननोन डेड बॉडी या लावारिस डेड बॉडी जिसका कोई अता पता नहीं होता है, पुलिस वाला भी के साथ जानवरों जैसा आचरण नहीं करता है, उठाकर फेंकता नहीं, कपड़े से ढकता है और उठा के मोर्चोरियम में लेके जाता है। ये उसका प्रॉस्परस डेथ है, राइट है उसकी। और अगर ऐसा पुलिस करता है तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, और उसको लेकर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आ जाएगी। इसलिए ये मत समझना खा पी रहे हैं यही जीवन चल रहा है, यही जीवन है। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें डेथ का भय ना हो, तब तुमसे हम पूछे कि जीवन अनंत काल तक चलना है, हर व्यक्ति यह जान जाए कि हम तो समाप्त होंगे ही नहीं, कि दूसरे को जीवित रहने दें, तो इस समाज में अराजकता या एनार्किज्म आ जाएगी कि नहीं? एनार्किज्म तो आ जाएगी, तब भी कमजोर भी तो नहीं मरेगा, है कि नहीं? तो ये सिचुएशन है। इसलिए अब लाइफ अगर ये है तो इस लाइफ का पार्ट भी तो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, और इस सोशल और इकोनॉमिकल पोजीशन को मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? स्टेट और सेंटर की, यूनिट एंड सेंटर की। ठीक, क्योंकि डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट को स्टेबल करता है, और वेलफेयर प्रोजेक्ट केवल यूनियन गवर्नमेंट के लिए नहीं है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो आर्टिकल 36 में स्टेट शब्द रखा गया है उसमें स्टेट भी है, यूनिट भी है और सेंटर भी है। इसका मतलब कि दोनों सरकारें अपने वर्क में डीपीएस के प्रिंसिपल को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो जब दोनों सरकारें आर्टिकल 36 में जो है, जो स्टेट की डिफिनीशन है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीपीएसपी के सिद्धांतों, तो विदाउट कोऑपरेशन हाउ कैन पॉसिबल दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अगर दोनों सरकारों के बीच, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर उन परिवार के लोगों के बीच कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उस परिवार का ग्रोथ ही रुक जाए। तो विदाउट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन देयर इज नो अचीवमेंट ऑफ द सोशल एंड, ये पोजीशन। अब नेक्स्ट है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाजी का संघ, ये पोजीशन है 1989 से लेकर 2014। ठीक, यानी इस फेज में जो इंडियन फेडरलिज्म था वह उसका नेचर यह था। रिजल्ट क्या था इसमें समझना कि
इस पोजीशन में या इस स्थिति में अनंत काल तक, अनलिमिटेड टाइम, यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम में एक चेंज आता है। 1989 का इलेक्शन होता है और इलेक्शन क्या था, कांग्रेस के ऊपर बेफोर्स का मुद्दा आया, कमीशन खोरी हुई, फेयर फैक्स मामला आया, तमाम मुद्दे आए और वीपी सिंह कांग्रेस से अलग होकर जनसत्ता बनाया और करप्शन का मुद्दा एक बार बहुत हावी हो गया। अब सरकार बनती है, यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी चेंजिंग आती है कि कांग्रेस पराजित हो जाए और सेकेंड टाइम नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन सेंटर, यानी वीपी सिंह के नेतृत्व में जनसत्ता की एक सरकार बनी। लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, पॉलिटिकल सिनेरियो यह था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्योर मेजोरिटी नहीं मिली थी लोअर हाउस में। क्लियर? अब सिचुएशन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, अब कोलिब्रेशन हो रहा है, स्टेट के रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां के विदाउट कोऑपरेशन सेंट्रल में मेजोरिटी पॉसिबल नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट की सरकारें जो थी, वह सरकारें सपोर्ट के बदले इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो या इंपॉर्टेंट काउंसिल में डिमांड करने लगे। क्लियर? और कहते हैं कि अगर हमको यह मंत्रालय नहीं मिलेगा तो हम समर्थन नहीं देंगे। सरकार क्या हो रही है, गिर जा रही है। और उस समय सिनेरियो क्या है, सौदेबाजी का। और ये कमेंट है जेनिंग्स का, ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंक जेनिंग्स ऑब्लिक जोन्स, देख लीजिए, ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर है जेनिंग्स एंड जोन्स। इन लोग कमेंट है क्लियर, यानी मीन्स कि अगर कोई पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट फेडरल सिस्टम पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर क्या होगा, पड़ेगा। ठीक? और ये पोजीशन लगभग 30 वर्षों तक थी। इसलिए इस फेज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक? और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थायित्व न होने के कारण डेवलपमेंट का प्रोसेस धीमा हो जाता। और सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हो जाता कि यहां पर इस फेज में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक? और इसी फेज में 1991 में इकोनॉमिकल रिफॉर्म को लागू कर दिया, उसका बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमिकल रिफॉर्म 1991 में ही लागू किया जा रहा है और उस समय आपका फेज कैसा है, पॉलिटिकल अनस्टेबल है। जैसे सपोज है 10 साल का मैं फेज बता रहा हूं, 1980 वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। यानी मीन्स 10 साल का फेज है और आपके 10 प्राइम मिनिस्टर बदल है कि नहीं। तो ये स्थिति है।